आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का आगे का पार्ट। हमने लास्ट लेक्चर में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन तक पढ़ा। फेयल्स के प्रिंसिपल जो कि 14 है, हमने 8 प्रिंसिपल वहां पे पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं 9 प्रिंसिपल्स स्केलर चेन। The formal lines of authority between superiors and subordinates from the highest to the lowest rank is the नोज इज स्केलर चेन। यहाँ पे आपने अभी जो स्केलर चेन का एक पिक्चर जो डायग्राम मैंने बना रखा है उसमें बताया है कि जो भी सुपीरियर है और सबऑर्डिनेट है वो हाईएस्ट, जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है वो हाईएस्ट से लोएस्ट होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी। ए टॉप लेवल हायर अथॉरिटी है, बी फिर उसके सबऑर्डिनेट है, सी उनकी बी के सबऑर्डिनेट है और डी सी के सबऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे बताया गया है कि फेयल ने स्ट्रिक्टली बताया है कि जो भी आपकी स्केलर चेन मतलब जो कम्युनिकेशन चेन चलेगी वो स्ट्रिक्टली स्केलर चेन के अकॉर्डिंग ही चलेगी। जितनी भी इंफॉर्मेशन पास होनी है वो स्केलर चेन के अकॉर्डिंग ही होनी है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ए बी को ऑर्डर करेंगे, बी सी को ऑर्डर करेंगे और सी डी को ऑर्डर करेंगे। यदि मान लीजिए डी और जी को प्रॉपर कोई लिंक करनी है या कोई कम्युनिकेट करना है तो डी पहले सी को बताएंगे, सी पहले बी को बताएंगे, फिर ए को बताएंगे, फिर ए ई को बताएंगे, ई एफ को बताएगा और फिर एफ जी को बताएंगे। इसमें सिर्फ एक लूप फॉल ये था कि यहाँ पर जब कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन में ये डिले हो जाएगा। अगर डी सीधे सीधे सी जी को अपना कम्युनिकेशन कर लें या कोई प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्ट लिंक हो जाए या कम्युनिकेशन कर लें तो उसे हम गेंग प्लांक यहाँ पर बताते हैं। तो फेयल ने यहाँ पे गेंग प्लांक के अकॉर्डिंग भी बताया है कि यदि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना है तो वो एज ए थ्रू द गेंग प्लांक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो, यदि मान लीजिए एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जामिनेशन में इन्विजिलेटर्स जो ड्यूटी दे रहे हैं तो जो ड्यूटी देते हैं अगर रूम में कोई क्वेश्चन पेपर कम पड़ गया या कॉपीज कम पड़ गई तो वो डिले ना करते हुए अदर रूम के इन्विजिलेटर से कॉपी उसी समय मांग लेते हैं। तो ये क्या है, गेंग प्लांक है। और यदि स्केलर चेन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहले वो अपने सुपीरियर से कहेंगे कि उनके यहाँ किसी कॉपी की या किसी क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है, फिर सुपीरियर एग्जामिनेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट में कहेंगे, एग्जामिनेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट फिर उनको कॉपी इश्यू करेंगे, फिर वो हमारे पास लाएंगे। इतनी में बहुत प्रोसेस जो ये लंबी है इसमें डिले हो जाता है, इसलिए यहाँ पे फेयल ने बताया है कि गेंग प्लांक के थ्रू भी हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर में ये बताया गया है कि इसमें फेयल ने बताया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए। किन किन चीजों का अरेंजमेंट सिस्टमेटिक होना चाहिए, मेन, मशीन, मटेरियल एक्सेट्रा। अगर ये स्पेसिफिक प्लेस पर मिल जाते हैं या एवरी एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पोस्ट पर मिलता है तो ये उन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने वर्कर्स हैं वो उन लोगों के लिए सुटेबिलिटी हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, a right person should be placed at the right job and right material should be placed at the right place. According to Feol, every enterprise should have two different order: material order for physical resources and social order for human resources. That means जैसे अगर मान लीजिए किसी कंपनी में कोई मशीन खराब हो गई और मशीन खराब हो गई तो जितने भी रिपेयरिंग करने वाले आते हैं तो वो पहले यही पूछते हैं कि इनके टूल्स कहाँ है मशीन के। अगर मशीन के टूल्स उनके बॉक्स की जगह कहीं और मिलते हैं या कहीं और रख दिए जाते हैं तो उस समय प्रोसेस या प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया है कि जितने भी मटेरियल है वो भी राइट प्लेस पर होना चाहिए। यदि मशीन सुधारने के जितने भी टूल्स हैं या मशीन के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी राइट मतलब कि टूल बॉक्स में ही होना चाहिए। ऐसे ही जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय है वो अपनी पोस्ट पे, जो पोस्ट उनको दी गई है उसी पोस्ट पर उनको होना चाहिए। इक्विटी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको इक्वली पोजीशन देना चाहिए, उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर जेंडर वाइज है तो जेंडर वाइज, यदि कास्ट वाइज है तो कास्ट वाइज। यहाँ पर एम्प्लॉयज में
कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो एम्प्लॉय डिमोटिवेट होते हैं। यदि एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो जैसे गूगल है, गूगल एक फॉरेन कंपनी है जिसमें जो सीईओ बने हैं वो बने हैं सुंदर पिचई जो कि एक इंडियन है, और सुनील सूद जो कि सीईओ बने हैं वोडाफोन में। तो ये मतलब एक फॉरेन कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी इंडियंस को सीईओ बनाया गया है। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पर बताया है, पेयोल्स ने यहाँ पे बताया है कि जेंडर वाइज अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्ट वाइज भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज, stability of employee, that means according to this principle employees once selected should be kept at their post position for a minimum fixed tenure। जब तक उनकी रिटायरमेंट एज नहीं हो जाती है, कोई भी एम्प्लॉय अगर उस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम रिक्रूट हुआ है अगर नहीं छोड़ता है तो वो मैनेजमेंट ज़्यादा बेस्ट होती है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय। तो जितनी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में बार बार कोई एम्प्लॉय क्विट करता है तो वो मैनेजमेंट के लिए लॉस होगा। बार बार रिक्रूटमेंट निकालनी पड़ती है, बार बार वैकेंसीज निकालनी पड़ती है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव दैट मीन्स किसी को प्रमोट करना, किसी को आगे बढ़ाना। मैनेजमेंट शुड टेक steps to encourage workers initiate which is defined as new or additional work activity undertaken through self direction। इसमें बताया गया है कि मैनेजमेंट उन लोगों को इंकरेज करे कि जो वर्कर आगे होके अपना काम करते हैं, या कोई नई टेक्निक लेकर आते हैं, या कोई नई कोई इनोवेशन करते हैं, तो उन्हें हमेशा मोटिवेट करना चाहिए ताकि अदर्स एम्प्लॉय भी नए नई टेक्निक्स और नए नए इनोवेशंस करें। नेक्स्ट है एंड लास्ट, स्प्रिट दी कॉप्स। स्प्रिट दी कॉप्स दैट मीन्स टीम स्प्रिट। अब मैनेजमेंट जितने भी टीम वर्क है उनको प्रमोट करना चाहिए। अगर उस टीम में हार्मनी नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी, तो कोई भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जितनी भी मैनेजमेंट है या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है, उन्हें जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको प्रमोट करना चाहिए कि वो यूनिटी और हार्मनी के साथ काम करें। अब हम पढ़ते हैं द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल के फादर हैं फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिन्होंने एक लाइन में कहा इन द पास्ट द मैन हैज बीन फर्स्ट, इन द फ्यूचर द सिस्टम मस्ट बी फर्स्ट। दैट मीन्स कि पहले इंसान ऊपर आएगा। दैट मीन्स कि जो इंसान जो काम कर रहा है तो पहले हमने जाना कि किस इंसान ने वो काम किया है, और इन द फ्यूचर जो कार्य वो करके गया है वो पहले वो आएंगे। तो यहाँ पर बताया है, जैसे कृष्ण जी का देख लें, कृष्ण जी ने बहुत सारे गीता में प्रवचन कहे थे। तो कृष्ण जी का नाम उस समय था कि कृष्ण जी ने ये प्रवचन कहे, लेकिन आज हम गीता को जब पढ़ते हैं तो उन्होंने जो प्रवचन कहे थे वो गीता में लिखे हुए हैं। वो हम भी आज भी हम हमारे प्रिंसिपल के पर हमने अपने लाइफ में प्रिंसिपल के तौर पर बनाए हुए हैं। नेक्स्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट किन आधार पर बना हुआ है? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ मेथड इन मैनेजमेंट थ्योरी दैट डिटरमाइंस चेंजेस टू इंप्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी। साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेबर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए डिटरमाइन किया गया है। द आइडिया वाज फर्स्ट coined by Frederick Winslow Taylor in the Principle of Scientific Management in 1911। 1911 में फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने ये प्रिंसिपल बनाए थे। साइंटिफिक प्रिंसिपल है साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, and development of every person to his or her greatest efficiency and prosperity। थैंक यू। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल